नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 27 करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल हमने क्लास में 26 नंबर का अपना प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने 23rd क्वेश्चन किए थे और छोटे छोटे प्रैक्टिस सेट आपके रहने वाले हैं। आप इनको निरंतर, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आप इनको देखते जाओ, आपको खुद ब खुद क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। इस प्रैक्टिस सेट में मैं हर एक तरीके के क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, चाहे वो किसी अदर एग्जाम में आया हुआ हो, चाहे वो कोई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो। और इस जो प्रैक्टिस सेट में हम कवर कर रहे हैं दोस्तों, यूपीएसआई 2025 यानी 26 में जो एग्जाम होगा उसके लिए। आपका एग्जाम जो होगा दोस्तों वो 14 और 15 मार्च के दिन होगा। यानी आपके पास लगभग लगभग 40-45 दिन के आसपास बचे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों ने अपनी पेटी कस ली होगी और बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का अभी कोई डेट, एग्जाम की डेट कोई निश्चित नहीं है। आप मान के चलिए कि अप्रैल के आसपास या अप्रैल मई जून के आसपास आपका ये एग्जाम होने वाला है। और एसएससी जीडी का जो एग्जाम आपका 23rd ऑफ फेब से होने वाला है, उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट आपका बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगा। युद्ध अभ्यास की सीरीज का 27 नंबर का प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है दोस्तों। इसमें हम हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके आसपास के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कवर करते हैं और सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से कवर करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी से। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, ध्यान से इसको समझेंगे। एबीसी पब्लिक नाम का एक स्कूल है। इसकी प्रवेश परीक्षा के लिए 320 छात्रों ने आवेदन दिया। 320 छात्र थे जिन्होंने आवेदन किया प्रवेश परीक्षा के लिए, एडमिशन के लिए 320 छात्रों ने प्रवेश के पत्र के लिए आवेदन किया। 230 छात्रों ने परीक्षा की और बचे हुए 230 छात्रों ने परीक्षा पास की और बचे हुए में से 11.11% पास नहीं कर पाए। उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जो परीक्षा के अंदर हासिल नहीं हुए। देखो, आप मुझे बताएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको 320 छात्रों का डाटा दिया हुआ है। 320 यानी 320 छात्र वो हैं जिन्होंने आवेदन किया, जिन्होंने कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरा। इन 320 लोगों में से 230 लोग ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा पास कर ली, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बचे हुए कितने लोग होंगे? आप बोलोगे भैया बचे हुए 90 लोग होंगे। तो इन 30% इन 230 लोगों ने तो परीक्षा पास कर ली। इन 90 जो लोग हैं इसमें से 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होती है। यानी इसके 1/9 छात्रों ने क्या किया? परीक्षा पास नहीं कर पाए। तो 1/9 का मतलब क्या हो जाएगा? 10 लोग ऐसे थे जो परीक्षा पास नहीं कर पाए, जो परीक्षा पास नहीं कर पाए। अब आप मुझे बताना है, आपको बताना है दोस्तों कि ऐसे कितने लोग थे जो हासिल ही नहीं कर पाए परीक्षा में। तो आप मुझे बताएंगे 10 लोग यहाँ पे हो गए और टोटल ये लोग आपके ये हो गए जो परीक्षा दे पाए, जो पास हो पाए, जो फेल हो पाए। बाकी जो बचे हुए लोग थे जो हाजिर नहीं हो पाए, वो उनकी संख्या थी दोस्तों कितनी? उनकी संख्या थी 80। यानी 80 लोग हमारे पास बचे जो परीक्षा में हासिल नहीं हो पाए। ठीक है, जो परीक्षा में हाजिर नहीं हो पाए, माफी चाहूंगा, जो परीक्षा में हाजिर नहीं हो पाए वो 80 लोग हमारे इस आवेदन पत्र में थे। आप एक बार फिर से समझ लेंगे, 320 लोगों ने आवेदन पत्र पढ़ा, 230 लोगों ने 230 लोगों ने परीक्षा पास कर ली। 90 जो लोग बचे हुए थे उनके 1/9 लोगों ने 1/9 लोगों ने यानी जो 10 लोग हैं उन्होंने परीक्षा पास नहीं कर पाए। तो बाकी बचे हुए 80 लोग होंगे जिन्होंने जाहिर ही नहीं करी, यानी कि हाजिर ही नहीं करी परीक्षा। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आंसर इसका 80 है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 2 है। प्रश्न नंबर 2 आपका है, इसको ध्यान से समझेंगे। आपको क्या करना होता है दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ, देखो मैं आपसे बताता हूँ, 2 मिनट आपका समय लूंगा। इस यूपीएसआई के एग्जाम के लिए, यूपीएसआई का एग्जाम जो है मैं लास्ट अप्रैल 15 अप्रैल से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। 15 अप्रैल से मैं यूपीएसआई एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। जहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं कि पहले हम दूसरे चैनल पे पढ़ाते थे और उस चैनल पे मैंने आपको पूरा कंप्लीट मैथ कंप्लीट करा दिया था, अर्थमेटिक कंप्लीट करा दिया था। और वहाँ पे मैं आपको एडवांस मैथ नहीं कर पाया, उस वजह से हम
मतलब एडवांसमेंट नहीं कर पाया था तब तक, तो वहाँ से रिज़ाइन देना पड़ गया। अब दूसरी बात क्या है, उसके बाद जून 2000 जून 17 ऑफ जून से दोस्तों 17 ऑफ जून से मैंने ये चैनल बनाया और 17 ऑफ जून से इस चैनल पे हम कंटिन्यू यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। और आप लगा लीजिए 17 ऑफ जून से हम कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमने अपनी पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट की। पीवाईक्यू सीरीज में हमने अपने सारे चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किए, जो आपके मैथमेटिक्स के चैप्टर हैं यूपीएसआई के। उसके बाद हमने 38 मॉक की, जिसमें से हमने 38 मॉक में से दोस्तों हमने 20 मॉक 20 मॉक ऐसे थे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड थे, मतलब जो प्रीवियस ईयर पे बेस्ड थे, और 18 मॉक आपके लेवल 2 के मॉक थे। उसके बाद अब ये हम युद्धाभ्यास की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम 27 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग स्टार्टिंग से ही इस चैनल से जुड़े हुए हों, अगर आप लोगों ने एक-एक क्लास जो मैंने कराई है, चाहे वो आपकी पीवाईक्यू सीरीज हो, चाहे वो आपकी युद्धाभ्यास सीरीज हो, चाहे वो आपकी प्रैक्टिस सेट हो, चाहे वो आपकी जो मॉक टेस्ट मैंने कराई है, वो अगर आपने की हो, दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने इतने दिन तक साथ बनाए रखा है और आप कंटिन्यू इसी तरीके से एग्जाम तक चलते रहे, ये प्रैक्टिस सेट एग्जाम तक आप करते रहें, चाहे इनकी संख्या 50 हो जाए, चाहे इनकी संख्या 70 हो जाए, ये प्रैक्टिस सेट आपके कंटिन्यू चलते रहेंगे, क्योंकि सिलेबस तो हमने लगभग सारा कंप्लीट कर लिया है, सारे के सारे चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मैं लगभग लगभग आपकी 62 to 65 क्लास के आसपास मैंने करा दी है दोस्तों, जो आपकी केवल और केवल कॉन्सेप्ट की है, जो केवल और केवल पीवाईक्यू सीरीज की है, चैप्टर वाइज है। वो भी अगर आपने नहीं देखी होगी तो आप उसको देख सकते हैं, उसकी जो प्लेलिस्ट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 14 और 15 मार्च को आपका एग्ज़ाम है। 14 और 15 मार्च को आपका एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम में आपको 100% स्कोर करना है मैथमेटिक्स में। अगर आप लोग इस मैथमेटिक्स के जो यूट्यूब चैनल है, जो हमने आपकी सबकी सपोर्ट से बनाया है, इस चैनल से अगर आप जुड़े हुए होंगे, तो दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस पूरी क्लास से जो भी हमने की है, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जा सकता। एक भी क्वेश्चन है, सिंगल कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो मैंने आपको ना पढ़ाया हो, जो आपके एग्जाम में आ जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मुझे लगभग लगभग 1 साल होने वाला है दोस्तों, यूपीएसआई के लिए पढ़ाते हुए। यूपीएसआई के लिए पढ़ाते हुए 1 साल होने वाला है। कितनी भी किताब जितने भी अच्छे अच्छे टीचर हैं, सबकी किताब मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए कवर की है। सबकी किताब से कॉन्सेप्ट बनाता हूँ, सबकी किताब से क्या करता हूँ, जो कंटेंट होता है आपका, वो कंटेंट लिख के लेके आता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक एक पॉइंट पे बहुत अच्छे तरीके से बात की है। अब चाहे वो आपका 2017 का एग्जाम हो, चाहे वो आपका 2021 का एग्जाम हो, अगर आप कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे देखना, आपके जो हमसे जुड़े हुए हैं पहले से ही, उनके कभी ऐसे होता था कि मैथमेटिक्स में कभी 25, कभी 20, कभी 25, कभी 20, आज वही लोग 35, 36, 35, 36 तक पहुंच पा रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, वही लोग आपके एग्जाम में, जो आपका एग्जाम होने वाला है, अभी हमारे पास 40-45 दिन है, यानी तकरीबन हमारे पास 1.5 महीना है। उस 1.5 महीने के अंदर अब बिल्कुल मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, आप 40 में से 40 स्कोर करके आओगे मैथमेटिक्स वाले सेगमेंट में, चाहे वो आपका यूपीएसआई 2017 जैसा पेपर आ जाए, चाहे वो आपका 2021 जैसा पेपर आ जाए, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, आप अगर इस सीरीज से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप इस कंटिन्यू सीरीज को देखते जाओ। नंबर ऑफ क्वेश्चन पे कोई भी आप ये मत कहो कि भैया इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, आप ज्यादा क्वेश्चन लेके आओ। यहाँ पे हमें क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं करने। नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आप क्या कर लोगे, कौन सी किताब उठा लोगे, उसको भी लगा लोगे, लेकिन यहाँ पे मेन चीज है कॉन्सेप्ट को सीखना। मेन चीज है विद इन टाइम आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पाते हो। मेरा यहाँ पे तरीका है, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप जो 40 क्वेश्चन आपके आते हैं मैथ के, उनको 40 क्वेश्चनों को 30 मिनट 35 मिनट में कैसे हल कर पाओगे, चाहे वो किस भी लेवल का आपका एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी लेवल का, चाहे 2017 का हो, चाहे 2021 का हो, आप कितनी जल्दी उन क्वेश्चन को कर पाते हो, वो सारी चीज मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये बात समझ में आई होगी और आप बहुत अच्छे तरीके से मेहनत भी कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। माफ़ी चाहूँगा अगर किसी को ये लगा हो कि हमारा टाइम खराब हुआ, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, लेकिन थोड़ी-थोड़ी बात आपको भी पता है कि मैं अक्सर बात नहीं करता हूँ क्लास के बीच में, लेकिन थोड़ी-सी चीज़ें क्या है, समझाना ज़रूरी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 करके बताएँगे जल्दी, आपका आंसर क्या आ रहा है ये मुझे बताएँगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने दोस्तों, 1 सेकंड बस। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए एक नाम का व्यक्ति है। ए ने वस्तु खरीदी,
ए ने एक वस्तु खरीदी और इसकी मरम्मत में 550 रुपए खर्च किए। फिर इसे 10% के लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने इसे 20% की हानि पर सी को बेच दिया। अंततः सी ने इसे 30% की लाभ पर 6,864 रुपए में बेच दिया। ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया था ये आपको बताना है। देखो ध्यान से समझें, एक व्यक्ति ए है, ये बात आप बहुत ध्यान से समझेंगे। एक व्यक्ति ए है, इस व्यक्ति ने ए ने 10% के लाभ पर वस्तु बी को वस्तु बेच दी। तो आप मुझे बताएंगे 10% का लाभ का मतलब क्या है। अगर वस्तु ए के लिए 10 रुपए की थी तो उसने बी को 11 रुपए में बेच दी होगी। ये बात आप समझ गए होंगे। अब बी ने वस्तु सी को बेच दी। बी ने क्या काम करा, बी ने वस्तु को सी को बेच दिया, यानी सी को यहाँ पे बेच दिया होगा। और सी को किस हिसाब से बेचा ये आपको बताना है। सी को बेचा है 20% की हानि पर, और 20% की हानि का मतलब होता है 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। यानी अगर वस्तु बी के लिए 5 रुपए की थी तो सी को वो वस्तु 4 रुपए की पड़ी। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगली बात अगर मैं करता हूँ, सी ने उस वस्तु को किसी एक व्यक्ति को 30% के लाभ पर, मैं मान लेता हूँ सी ने उस वस्तु को डी को बेच दिया होगा। सी ने उस वस्तु को डी को बेच दिया होगा। सी ने 30% के लाभ पर उस वस्तु को बेच दिया। अब 30% के लाभ का मतलब है दोस्तों, 30% के लाभ का मतलब है 10 रुपए की वस्तु को सी ने 13 रुपए में बेच दिया होगा। ये बात आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। ये चीज मैंने आपको रेशियो में बताई थी, तो ये आप अगर अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे कि हम रेशियो को किस तरीके से लिख पा रहे हैं। ये 5 इधर आ जाएगा, ठीक है, ये 10 इधर आ जाएगा, ये 10 इधर आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों, ऐसे ही आगे हम क्या करेंगे, ये 11 इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा 11, और ऐसे ही ये 4 इधर आ जाएगा। अब आपको बताना है कि देखो, अब आप मुझे बताएंगे सी ने डी को बेचा, तो डी ने जो पैसे का भुगतान किया वो ये है। ये पैसे का भुगतान डी के द्वारा है, यानी डी ने जो पैसा भुगतान किया वो 11 गुणा 4 गुणा 13 रुपए उसने क्या किया, भुगतान किया। अब यही वैल्यू हमें क्या दी हुई है, यही वैल्यू हमें दी हुई है किसके बराबर, यही वैल्यू हमें दी हुई है दोस्तों 6864 के बराबर। ये बात आपको समझ में आ गई। हमें निकालना है कि ए ने कितना भुगतान किया, तो 5 और कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। यानी हमें 500 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल है, आप कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से आपको पता है कि 6864 जो वैल्यू है दोस्तों वो किसकी है, वो है 11 गुणा 4 गुणा 13 की वैल्यू। हमें किसकी वैल्यू निकालनी, हमें 500 की वैल्यू निकालनी है। समझ पा रहे हो बात को। इसको डिवाइड करो, देखो 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 छंग 66 हो जाएंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से ये आपका 13 से भी डिवाइड हो जाएगा। 13 चौक का 52 होते हैं, 13 अट्ठे 104 होते हैं दोस्तों। और ऐसे ही ये आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 12 पंजे 60 कितना हो जाएगा बोलो, 12 पंजे 60, यानी 6,000 रुपए का आपका क्या हो जाएगा, 6,000 रुपए की आपकी वस्तु हो जाएगी। अब इससे पूछा गया है कि ए ने भुगतान कितना किया, ए ने वस्तु के लिए भुगतान किया कितना किया। अब ये जो उसका पैसा आया है दोस्तों, इसमें जो इंक्लूड है, इसमें 550 रुपए इंक्लूड और है जो उसने मरम्मत के लिए खर्च किए। तो आपको इसमें से माइनस कर देना है 550। तो इसने जो भुगतान किया, हमें अगर भुगतान निकालना है, अगर हमें भुगतान निकालना है, भुगतान, अगर हमें क्या निकालना है, अगर हमें भुगतान निकालना है तो भुगतान कितना हो जाएगा दोस्तों, ये भुगतान आपका हो जाएगा, भुगतान जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6,000 रुपए में से आपको माइनस कर देना है कितना, 6,000 रुपए में से 550 रुपए माइनस कर देना है। यानी आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5,450, यानी 5,450 रुपए ए ने उस वस्तु के लिए भुगतान किए होंगे, यानी सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा आपको बात समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, इसमें ना बोर्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, जो मैं पीपीटी बनाता हूँ, ये आपके लिए प्रेजेंटेशन जो बनाता हूँ, अ, जो कैनवा पे बनाता हूँ मैं, ये जो आपका कंटेंट है, तो कैनवा की वजह से जो फॉन्ट होता है और जो उसका जो पेपर होता है ना, उस पेपर का स्लाइड का जो फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट की वजह से क्या होता है कि ये कभी कभी बाउंड्री से बाहर निकल जाता है, ये जो कंटेंट होता है। तो इस वजह से अगर मैं उस एरिया पे जैसे कहीं भी अगर मैं यहाँ टच करता हूँ तो वो क्या करता है, ये इस तरीके से बिलिंग करता है। तो मैं माफ़ी चाहूँगा इससे, अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी, मैं जल्दी ही इसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताने की कोशिश करिए। आज बातें ज़्यादा होगी, क्वेश्चन कम हुए हैं दोस्तों अभी तक। हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको बताना है आप किस तरीके से इसको कर पाएंगे। क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सी वार्षिक
आपको बताना है कौन सी वार्षिक किस्त आपको 12% के साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए दे 1260 रुपए का कर्ज उतार देगी। ये आपको बताना है, 1260 रुपए का कर्ज उतार देगी, ये आपको बताना है। देखो सिंपल है, आपको इसको ध्यान से समझना है दोस्तों। मैंने आपको हर बार बताया है कि एसआई की जब आपको इंस्टॉलमेंट निकालनी है तो सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, इंस्टॉलमेंट मान लीजिए आपकी 100 हो गई, अगले महीने अगले साल जो 12% का ब्याज देना, तो अगले साल कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। फिर उससे अगले साल हो जाएगा दोस्तों 124। आप इसको टोटल को ऐड कर दीजिए, टोटल ऐड करोगे तो 336 आपके पास आएगा। अब ये जो 336 होता है ना, ये अलग अलग वैल्यू आप समझ लीजिए। ये जो 336 होता है, ये होता है आपका अमाउंट, जो दे अमाउंट आपकी होती है। ये होता है दोस्तों आपका अमाउंट जो आपको देना होता है, ठीक है। और साथ में जो आपको पूछा जाता है, आपको इंस्टॉलमेंट पूछी जाती है। इंस्टॉलमेंट होती है आपकी ये होती है आपकी इंस्टॉलमेंट। ये बात आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आपको दे अमाउंट कितनी है बोलो, आप बोलोगे भैया 1260 रुपए दे अमाउंट है और हमें 100 रुपए क्या निकालना है, उसका ब्याज निकालना। तो कितना हो जाएगा, 336 जो वैल्यू हो जाएगी 1260 की, हमें निकालनी है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट है 100, तो इसको डिवाइड कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। आप इसको 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 12 × 36। 3 से इसको डिवाइड करो, ये कितना हो जाएगा, 3 × 4 = 12 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको डिवाइड करें, देखो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 6 = 42 हो जाएगा। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 × 7 हो जाएगा। और बचेगा कितना आपके पास, 7 × 6 = 42 हो जाएगा। तो 6 से अगर ये 60 हो गया ना, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करूंगा 15 बार जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करूंगा कितने बार जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करूंगा दोस्तों 4 बार जाएगा। फिर 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये दोस्तों 25 बार जाएगा। 25 की आप 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 375। 375 आपके पास सही उत्तर आ जाएगा, यानी 375 क्या हो जाएगी, आपकी किस्त हो जाएगी, किस्त। तो ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका है दोस्तों 4। 4 नंबर प्रश्न है, इसको आपको बताना है किस तरीके से आप इसको कर पाओगे। एक डॉक्टर 3,825 उधार लेता है और वह 2 समान वार्षिक किस्तों में पैसा वापस कर देता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित की वर्ष वार्षिक दर जो है 4% है, तो प्रत्येक किस्त बतानी है, आपको क्या करना है। सिंपल तरीके से मैंने आपको सीआई की इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन भी बताया हुआ है। सीआई इंस्टॉलमेंट आप कैसे निकालते हैं, 4% ब्याज दर आपको दी हुई है। इस 4% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालने जाऊंगा तो 1/25 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1/25। अगर मुझे इंस्टॉलमेंट निकालनी है दोस्तों, तो पहले साल जो इंस्टॉलमेंट होती है वो होती है आपकी 25 से 26। इस हिसाब से 25 से 26 हो जाएगी, 25 से कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। अगले साल की जो इंस्टॉलमेंट होगी वो इसका स्क्वायर हो जाता है। स्क्वायर करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 676। ये बात आप समझ में आ गई। अब ये जो आपकी होती है, ये आपकी इंस्टॉलमेंट होती है। और आपने बोला कि भैया इंस्टॉलमेंट तो बराबर होती है, और अगर इंस्टॉलमेंट बराबर होगी तो हमें इसको बराबर करना होता है। इसको भी 26 से मल्टीप्लाई करनी होती है और इसको भी 26 से मल्टीप्लाई करनी होती है। जब इसको 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास जो आएगा, ये आएगा 650। और ये हो जाएगा टोटल आपके पास 625। अब अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये 1275 आपके पास आ जाएगा, जो पैसा आपको मिला है, मतलब जो पैसा आपने लिया है दोस्तों। और इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा इसका 2 गुना, 6 दूनी 12 हो जाएगा। 6 दूनी 12 का 2 हो जाएगा। और 7 दूनी 14 और 1 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1352। ये 1352 है अमाउंट जो आपको पे करनी है। ये बात आप समझ गए। और ये होती है आपकी इंस्टॉलमेंट। ये वैल्यू मैंने आपको कई बार बता दी है दोस्तों, ये कई बार मैंने आपको बता दी है। मैं उम्मीद करूंगा आप इसको जानते भी होंगे। आप मुझे बताएंगे आपने पैसा कितना लिया, 3,825 रुपये आपने पैसा लिया। और हमारे हिसाब से पैसा तो ये है ना, प्रिंसिपल अमाउंट ये है जो हमें लेनी है। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास कितनी हो जाएगी, 1275 हो जाएगी। आपको जो निकालना है वो वार्षिक किस्त निकालनी है, और किस्त हमारे हिसाब से कितनी है, किस्त है 676। आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1275 से 3 बार कट जाएगा पूरे पूरे। और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18 का 8 हो जाएगा। 3 सत्ते 21, 21 और 1 हो जाएगा दोस्तों 22 का 2 हो जाएगा। और 3 छंग 18 और 2 हो जाएगा 20, यानी कि 2028 रुपए की आपकी क्या हो जाएगी, ये इंस्टॉलमेंट आपकी हो जाएगी 2028 रुपए की। बात अच्छी तरीके से समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, 5। प्रश्न नंबर 5 है, इसको ध्यान से समझेंगे, करने की कोशिश करेंगे। आपको दिया गया है दोस्तों, आपको क्वेश्चन में दिया गया है 3 कंटेनरों पीले, सफेद और काले में 120 कंचे रखे हुए हैं। 3 कंटेनर है आपके पास और उसमें क्या है, 120 कंचे रखे हुए हैं।
एक पीला कंटेनर, एक सफेद कंटेनर है और एक काला कंटेनर है। ध्यान से आपको समझनी ही बात। और आपको दिया गया है दोस्तों क्या, आपको बताया गया है सफेद और पीले कैटेगरी में संयुक्त रूप से कंटेनर काले कंटेनर की तुलना में 2 गुने कंचे हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं सफेद और पीले की जो कंचे हैं उनका अगर मैं क्या करता हूं, अगर संयुक्त रूप से लेता हूं तो वो काले कंटेनर की तुलना में 2 गुने कंचे हो जाते हैं। साथ ही काले कंटेनर में पीले कंटेनर की तुलना में 2 गुने कंचे हैं। तो सफेद कंटेनर में कितने कंचे होंगे ये आपको बताना है। देखो ध्यान से समझेंगे। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों येलो, यानी कि आपका कौन सा हो जाएगा, पीला। चलो हिंदी में ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पीले कंचे हैं दोस्तों। ये आपके पास हो जाएंगे कैसे, ये आपके पास हो जाएंगे दोस्तों सफेद। ये आपके पास हो जाएंगे यहाँ पे कैसे, काले। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे काले। ध्यान से आपको एक एक पॉइंट समझना है। आपको क्या बताया गया है, आप पहले सबसे लास्ट वाली लाइन पढ़ो। काले कंटेनर में पीले कंचों की तुलना में 2 गुने कंचे हैं, यानी कि काले कंटेनर में पीले की तुलना में 2 गुने हैं। तो मैं मान लेता हूँ पीले में अगर 1 होगा तो काले में कितने होंगे, 2 गुने, यानी कि 2 होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात आपको क्या बोला है, सफेद और पीले कंटेनर में संयुक्त रूप से काले कंटेनर की तुलना में 2 गुने कंचे हैं। आप मुझे बताओ, काले कंटेनर की तुलना में पीले और सफेद में 2 गुने हैं, यानी इन दोनों को मिला के 4 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा। सिंपल सी बात है। अब देखो आपको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। ये 4 हो जाएंगे संयुक्त रूप से, तो इसके 2 गुने हो जाएंगे। और पीले का 2 गुना कौन सा है, काला है। बिल्कुल सही बात है, आपको अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या बताया गया है, टोटल कितने कंचे हैं, 120 है। तो टोटल अगर मैं इसको निकाल लूंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 यूनिट। यानी 6 यूनिट में जो हो जाएगी वैल्यू, वो कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। आपसे पूछा गया है कि सफेद कंटेनर में कितने कंचे हैं, यानी कि आपको 3 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। आप मुझे बताओ 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आप बोलोगे भैया इसका आधा कर दो, 60 आंसर हो जाएगा। कितने यूनिट की वैल्यू, 3। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू आपकी हो जाएगी 60। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन। माफी चाहूंगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, 6। प्रश्न नंबर 6 है, ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। चीनी की मात्रा का अनुपात जिसमें चीनी की कीमत 120 रुपए प्रति किलोग्राम और 30 रुपए प्रति किलोग्राम है, दोनों चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण 32 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर कोई लाभ और कोई हानि न हो। सिंपल है आपको, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 40 किलोग्राम वाली चीनी है और एक 30 किलोग्राम वाली चीनी है। दोनों को संयुक्त रूप से 32 किलोग्राम वाली चीनी से के हिसाब से मिलाना है। आप मुझे बताओ कितना रेशियो आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 2। तो सिंपल तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 1:4। 1:4 आपका आंसर आ जाएगा। ये एलिगेशन का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपका कांस्टेबल के पेपर में आया हुआ था। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, प्रश्न नंबर है आपका 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसकी लेंथ देख के भी समझ गए होंगे कि हाँ क्वेश्चन में कुछ तो होगा। एवरेज का क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से भी कर भी सकते हैं। और ध्यान से समझेंगे पहले क्वेश्चन को, और ध्यान से समझने के बाद इसको फिर अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो ध्यान से समझो। मैच एक्स में आपको बताया गया है, मैच एक्स में क्या है, 20 खिलाड़ी है। मैच एक्स में 20 खिलाड़ियों के समूह के रनों का औसत कितना है, वो 40 है। अगर एक अन्य खिलाड़ी ए के स्कोर को समूह के कुल के साथ जोड़ा जाता है तो, अगर कुल के साथ जोड़ा जाता है यानी कि जितने कुल है, मतलब जितने कुल खिलाड़ी हैं उसके साथ अगर जोड़ा जाता है तो औसत 1 रन कम हो जाता है। नए खिलाड़ी के शामिल होने के बाद प्रत्येक खिलाड़ी मैच 22 में पिछले मैच में अपने स्कोर की तुलना में 11 रन अधिक बनाता है। अब खिलाड़ी, अब देखो ये बात आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। प्रत्येक खिलाड़ी 22 में पिछले मैच से, जो खिलाड़ी है मैच 22 में पिछले मैच से क्या करता है, अपने स्कोर की तुलना में 11 रन अधिक बनाता है। तो इसका मतलब है कि 11 एवरेज बढ़ जाता होगा। समझ पा रहे हो बात को। उसके बाद अब खिलाड़ी बी समूह में शामिल होता है और औसत में 2 रनों की वृद्धि हो जाती है। खिलाड़ी ए द्वारा मैच एक्स में बनाए गए रनों और खिलाड़ी बी द्वारा मैच वाई में बनाए गए
रनों के बीच का अंतर बताना कितना होगा। देखो ध्यान से समझना है आपको, बेहद अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, और लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको आसान लगेगा। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, देखो ध्यान से समझेंगे। अगर मैं बात करता हूँ एक एक खिलाड़ी के रनों की, एक खिलाड़ी के द्वारा जो रन बनाए गए, अगर मैं उसकी बात करता हूँ तो कैसे होगा, देखो ध्यान से समझो। आपको बोला गया है एक्स में, मैच एक्स में 20 खिलाड़ियों के समूह के रन का औसत कितना है, 40 है। यानी ये जो 40 रन है दोस्तों, ये 40 रन जो है वो 20 खिलाड़ियों के औसत के बराबर है। 20 खिलाड़ियों के औसत है, यानी टोटल हो जाएगा 20 खिलाड़ी। एक अन्य खिलाड़ी आता है और स्कोर को समूह के कुल के साथ जोड़ जाता है, तो औसत एक रन कम हो जाता है। एक खिलाड़ी आया, मैं मान लेता हूं एक खिलाड़ी ए हमारे पास आया, अब जो इसका औसत हो जाता है वो एक कम हो जाता है, यानी अब औसत कितना रह जाता होगा, 19 रह जाता होगा। और खिलाड़ी कितने हो गए होंगे, अब खिलाड़ी हो गए होंगे दोस्तों 21। ये बात आप अच्छे तरीके से इस लाइन को समझ पाए होंगे। हमसे बताया गया था कि 40 औसत है और 20 खिलाड़ियों का है, उसमें एक खिलाड़ी ए आता है और औसत 19 रह जाता है और 21 खिलाड़ी हो जाते हैं। आप इसको जब सोल्व करोगे तो ए की जो वैल्यू आपके पास यहाँ से निकल के आएगी, देखो ध्यान से समझो। अगर मैं 19 ही कम 19 हो जाएगा, और 19 दूनी 38 और एक कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। समझ गए। और 4 दूनी कितना हो जाएंगे, 19 कम 19 का 9 हो जाएगा ना, ठीक है। हाँ 19, कुछ गड़बड़ तो कर दी हमने, थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पे कर दी दोस्तों। थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ ये कर दी कि 19 तो खिलाड़ी नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ये गड़बड़ क्या हुई है, आपसे बोला गया ना 20 खिलाड़ियों के समूह में, तो 21 खिलाड़ी हो जाते हैं अब। और जो औसत हो जाता है वो एक से कम हो जाता है, यानी कि 40 से 39 हो जाएगा। माफी चाहूंगा, ये थोड़ी सी गड़बड़ हमसे हो गई थी। यहाँ पे 39 हो जाता है, 39, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 39। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले आपको 21 की मल्टीप्लाई जब 39 से करोगे तो आपके पास जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा। देखो 21 नंबर कितने होते हैं, 189 का 9 हो जाएगा, 21 से 63, 63 और 18 कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे 81 हो जाएंगे भैया, यानी कि 1800 कितना, 819 हो जाएगा। और ये हो जाएगा प्लस आपके पास 800। ये बात आपको ध्यान से समझ में आ गई होगी। अगर मैं ए की बात करता हूं तो ए कितने रन बनाता है, ए रन बनाता है दोस्तों 19, यानी ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 19। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात क्या है, अब बाई मैच की, ये तो एक्स मैच की बात हो रही है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, मैं इसको आपको बहुत धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक्स मैच की बात होगी। अगर मैं बाई मैच की बात करता हूँ, उसने अगले मैच की बात करी ना, अगले मैच में हर एक व्यक्ति पहले की तुलना में 11 रन अधिक बनाता है, तो ये तो एक्स मैच की बात थी। अगर मैं बाई मैच की बात करता हूँ तो बाई मैच में ए व्यक्ति कितना रन बनाएगा, आप बोलोगे भैया 19 पहले बना रहा था, अब अगले मैच में 11 अधिक बनाएगा, तो अगले मैच में कितने बनाएगा, अगले मैच में बनाएगा 30 रन। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है, आपको ये बात ध्यान से समझनी है। दूसरी बात क्या है, अगर मैं बात करता हूं कुल रनों की, तो आप मुझे बताओ दोस्तों, अगर मैं कुल रनों की बात करता हूं तो 800 कुल रन बैठ रहे थे हमारे, और इस 800 रन में आपको ए के रन और जोड़ देने हैं। ए के रन कितने हो जाएंगे, 30, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 830। ये बात आप समझ पाए होंगे बात को, 830 रन हो जाएंगे। अब दूसरी बात क्या है, यहाँ पे बी क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है, तो औसत कितना हो जाता है, इसने बोला ना यहाँ पे बी समूह में शामिल हो जाता है तो औसत 2 रन से वृद्धि कर जाता है। अगर औसत 2 रन से वृद्धि कर जाता है तो ये वाली बात आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। ये वाली बात आपको बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी। औसत 2 रन से वृद्धि कर जाता है, औसत था कितना हमारा, आप बोलोगे भैया औसत था 40, और 40 औसत था, अब 2 रन से क्या कर जाता है, वृद्धि कर जाता है, यानी औसत कितना हो जाएगा, औसत हो जाएगा आपके पास 42, औसत 42 हो गया। और लोग कितने हो गए, लोग हो गए दोस्तों आपके पास 22, क्योंकि ए हो गया ऐड और आपके पास अब बी और आ गया, तो बी अगर और आ गया आपके पास तो औसत कितना हो जाएगा टोटल, ये बोलोगे आप भैया अगर इसमें बी और मैं ऐड कर दूं, ये टोटल हो जाएगा ना आपके पास। अगर मैं बी की वैल्यू निकालना चाहूँ, बी की, तो बी की वैल्यू कैसे निकालूंगा, देखो आप मुझे बताओ, ये 800 रन पहले से थे हमारे पास, और प्लस ए इसमें आ गया 30 रन का, और प्लस हमारे पास इसमें बी व्यक्ति और आ गया, और अब जो हमारा स्कोर हो जाता है, जो औसत हो जाता है वो 42 हो जाता है, और कितने लोगों का, 22 लोगों का। आप यहाँ से बी की वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी, देखो 830 हो जाएंगे, और 42 की जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा,
जब मैं 42 की मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 22 दूनी 44 का 4 हो जाएंगे, और 22 चौक 88, 88 और 4 कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, और आपका मल्टीप्लाई करनी है आपको, ये हो जाएगा 88, 22 दूनी 44 और 88 और 4 हो जाएगा 92, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास कितना, 900, 920 आपके 924 आपके पास हो जाएगा। इसमें से आपको माइनस करना है 830, तो यहाँ पे आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 94, बी की वैल्यू आ जाएगी 94। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से एक एक बात समझनी है। बी की वैल्यू 94 आ गई। आपसे अब क्या पूछा गया है, आपसे सिंपल तरीके से अब ये पूछा गया है कि आपको बताना है कि बी के जो रन है वो ए से कितने अधिक है। आप मुझे बताओ, एक्स मैच की बात हो रही है, समझ पा रहे हो। आपको बताना है कि इसके बी के जो रन है, एक्स मैच में ए के रन कितने हैं, एक्स मैच में ए के रन है 19, और बाई मैच में बी के रन कितने हैं, बाई मैच में बी के रन 94, तो इसका अंतर आपको निकालना है। यानी 94 माइनस आपको 19 कर देना है। क्या कर देना है, 94 माइनस आपको 19 कर देना है, 94 माइनस 19, तो अंतर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 75 अंतर आ जाएगा भैया, 75, 75 आंसर हो जाएगा। ये एक एक पॉइंट मैंने आपको एक एक पॉइंट समझाया है दोस्तों, समय लग गया आपको समझाने में, लेकिन कोई बात नहीं, आपको कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आना चाहिए। अब आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप धुआं से उड़ा दोगे क्वेश्चन का। ध्यान से समझो आप क्वेश्चन नंबर 8। राजा, रवि और कुमार व्यक्तिगत रूप से एक काम को क्रम से 12 दिन, 15 दिन और 30 दिनों में कर सकते हैं। राजा, रवि और कुमार ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन रवि और कुमार ने क्रम से काम पूरा होने के 5 दिन और 4 दिन पहले काम को छोड़ दिया। देखो, कल मैंने इसको ऐसा क्वेश्चन आपको कराया था, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन कराया था, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में आंसर करके। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, 9। एक व्यक्ति खुद अपनी कार चलाकर, आपको बताया गया है एक व्यक्ति खुद अपनी कार चलाकर, ठीक है जी, एक व्यक्ति खुद अपनी कार चलाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है। कुछ देर के बाद कार खराब हो जाती है और वह व्यक्ति को अपने गंतव्य तक बस से जाना पड़ता है। अपने गंतव्य तक किससे जाना पड़ता है, बस से जाना पड़ता है। बस की गति कार के मुकाबले 3/4 है, जिसके कारण वह व्यक्ति 15 मिनट देरी से पहुंच पाता है, अपने गंतव्य तक पहुंच पाता है। यदि कुल यात्रा 100 किलोमीटर की है तो उस व्यक्ति ने कितने समय तक कार चलाई होगी, ये आपको बताना। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है आपको। अगर ऐसा पेपर आपका आ जाता है ना 2017 वाला, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, मेरिट आपकी 300 से ऊपर जा ही नहीं सकती। बहुत अच्छा पेपर आया था 2017 में मैथमेटिक्स का। मैं कंपैरेटिवली मैथमेटिक्स की बात करता हूँ, 2021 से 2017 में मैथमेटिक्स का लेवल बहुत अच्छा था। देखो ध्यान से समझेंगे, देखो आप मुझे बताओ, ये डिस्टेंस क्या है आपकी, ये 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो सबको समझ में आ गया होगा कांस्टेंट है डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है दोस्तों, तो स्पीड क्या हो जाती है, स्पीड जो हो जाती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके, टाइम के। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये मैंने आपको कई बार भी बताई है। दूसरी बात, अगर मैं चाल की बात करता हूँ, इसने बोला ना मुकाबले जो है, बस के मुकाबले जो कार की चाल है, जो कार के मुकाबले बस की चाल है वो 3/4 है। यानी अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ, स्पीड की, तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, स्पीड का रेशियो आ जाएगा भैया, ये हो जाएगी कार और ये हो जाएगी बस। तो कार अगर मान लीजिए 4 की स्पीड से चल रही है, तो बस कितने की स्पीड से चलेगी, 3 की स्पीड से। और मैंने आपको दूसरी बात ये भी बताई है कि अगर डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो तो ये वाला फॉर्मेट लगाना होता है, स्पीड क्या हो जाती है, वो टाइम का उल्टा हो जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं टाइम का रेशियो निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 3:4 हो जाएगा भैया, 3:4। सिंपल से है। आप मुझे बताओ बस को कितना समय अधिक लगता है, आप यहाँ पे बोलोगे भैया 1 यूनिट अधिक लगती है, और इस 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 15 मिनट दी हुई है, 15 मिनट। समझ पाए हो बात को, 15 मिनट दी हुई है, तो 15 मिनट हो जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू, कितनी हो जाएगी, 15 मिनट हो जाएगी। ये बात आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर मैं 3 यूनिट की बात करता हूँ, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 मिनट हो जाएगी। ये बात समझ गए आप, 45 मिनट हो जाएगी। और अगर 3 यूनिट की वैल्यू 45 मिनट हो जाएगी, तो आप मुझे ये बात यहाँ पे बता सकते हो क्या, आप मुझे ये बात बता सकते हो कार कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो कार ने कितना समय, 45 मिनट में कितनी दूरी तय कर ली होगी, तो आप बोलोगे भैया 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और कितने समय तक चली है, 3/4 घंटे तक चली होगी। और यहाँ पे उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी, आप बोलोगे 60 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली होगी। ये बात आपको समझ में आ गई। अब रिमेनिंग जो डिस्टेंस है आपकी, ये आपको बताना है।
रिमेनिंग जो डिस्टेंस है ये आपको बतानी है। रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बोलो? रिमेनिंग जो डिस्टेंस आपकी हो जाएगी, रिमेनिंग डिस्टेंस वो कितनी हो जाएगी? 100 किलोमीटर की दूरी थी, उसमें से 60 किलोमीटर की दूरी कार से चलाई गई है। तो आपको बताना है यहाँ पे, आपको क्या बताना है? आपको बताना है बाकी बची हुई दूरी जो है वो बाकी बची हुई 40 किलोमीटर की दूरी है। तो व्यक्ति को आपको बताना है कि इस व्यक्ति को ये बाकी 40 किलोमीटर की दूरी में कितना समय लगेगा। ये 40 किलोमीटर की दूरी है और कार की चाल कितनी है? कार की चाल 80 किलोमीटर है और 80 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आपकी कितनी आ जाएगी? ये आपका कितना आ जाएगा? समय आ जाएगा, समय। तो ये समय कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 1/2 आवर हो जाएंगे, 1/2 आवर यानी कि 30 मिनट। यानी कि कितना हो जाएगा? 30 मिनट आपका आंसर आ जाएगा, 30 मिनट। बोलो बात आ गई आपको समझ में? 30 मिनट आपको क्या हो जाएगी? 30 मिनट आपकी हो जाएगी। ये आपको समझ में बात आ गई हो। ठीक है जी, आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है? ध्यान से समझेंगे। आगे चलते हैं और अगली बात अगर मैं करता हूँ कौन सा नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन एक्स से शुरू होती है और 4 घंटे में स्टेशन बाई पर पहुंच जाती है। 100 मीटर लंबी 100 मीटर लंबाई वाली ट्रेन ए है और ये मान लीजिए यहाँ पे एक्स एक बिंदु है दोस्तों, और ये 100 मीटर की एक ट्रेन ए है और ये जो चलती है दोस्तों आपके पास 4 घंटे में अपने स्थान से, एक्स स्थान से बाई स्थान पर पहुंच जाती है। मान लीजिए बाई स्थान आपका ये है। जो ट्रेन एक्स से 320 किलोमीटर की दूरी पर है, जो आपका स्टेशन है ना, एक्स से बाई की दूरी जो है वो कितने किलोमीटर की दूरी पे है? वो है दोस्तों कितना? वो है आपका 320 किलोमीटर की दूरी पर। 320 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 9 सेकंड में दूसरी ट्रेन बी को पार कर सकती है जो स्टेशन बाई पर खड़ी है। जो स्टेशन बाई पर खड़ी है, तो ट्रेन बी की लंबाई आपको बतानी है कितनी होगी। ट्रेन बी की लंबाई आपको बतानी है कितनी होगी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से समझ पाए तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आपको बताना है कि ए एक्स और बाई के जो बीच में डिस्टेंस है वो कितनी है। एक्स और बाई के बीच में जो डिस्टेंस है वो दोस्तों वो 320 है। तो आप यहाँ से ट्रेन ए की क्या निकाल सकते हो? ट्रेन ए की स्पीड निकाल सकते हो। अगर मैं ट्रेन ए के स्पीड की बात करता हूँ तो ये 320 किलोमीटर की दूरी है और ये 4 घंटे में क्या करती है? पार करती है। तो इसका जो समय आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? इसका जो इसकी स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड आ जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होगी। अब आपसे बताया गया है जो ट्रेन ए है उसकी जो लंबाई है दोस्तों वो कितनी है? उसकी लंबाई आपको दी हुई है 100 मीटर। ये 100 मीटर आपको दी हुई है इसकी लंबाई। और आपसे बोला गया है कि जो ट्रेन बी है वो उसको कितने सेकंड में, 9 सेकंड में दूसरी ट्रेन को क्या कर सकती है? पार कर सकती है। तो आप यहाँ से समझेंगे ध्यान से, ये खड़ी हुई ट्रेन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बाई पे खड़ी है तो इसकी तो स्पीड जुड़ेगी नहीं। तो सिंपल तरीके से आप मुझे बताएंगे 100 मीटर की ट्रेन खुद है ए और एल मान लीजिए जो दूसरी ट्रेन है वो बी मीटर की है। बी ट्रेन जो है वो बी मीटर की है और इस डिस्टेंस को पार करने में उसको कितना समय लगता है? वो किस स्पीड से जाती है? वो जाती है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और 5/18 इसको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या निकालना? सेकंड में, और ये समय दिया हुआ है आपको 9 सेकंड। समझ में आ गई बात? आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 100 प्लस बी बराबर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? बराबर आपके पास हो जाएगा 9 गुणा, ये हो जाएगा 9 गुणा 80 गुणा 5/18। 80 से 9 से डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18, 9 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 4 बार कर जाएगा, 4 पंजे 20, 200 आ जाएगा। तो बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 100 मीटर। बी की वैल्यू भी आपकी कितनी हो जाएगी? बी की वैल्यू भी आपकी हो जाएगी 100 मीटर। ठीक है जी, बी की वैल्यू भी आपकी 100 मीटर हो जाएगी, यानी कि ट्रेन जो दूसरी ट्रेन है वो भी आपकी 100 मीटर की है। समझ गए आप बात को? अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आगे चलता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है आपका 11। 11 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। सेना का एक अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15 और 16 और 18 की पंक्ति में खड़े होने की व्यवस्था करना चाहता है। यदि वह चाहता है कि वे एक एक ठोस वर्ग में भी व्यवस्थित रहें तो न्यूनतम सैनिकों की संख्या बतानी कितनी होगी। तो सिंपल तरीके से आपको बताना है इसका एलसीएम। भाई 12, 15
और 16 और 18 का सिंपल सा बताना है इसका एलसीएम कितना होगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। आप मुझे बताओ दोस्तों, क्या मैं इस हिट एंड ट्रायल लगा लेते हैं। क्या मैं आप मुझे बताओ क्या 3600 इसका एलसीएम हो सकता है? देखेंगे। सबसे छोटी संख्या देखते हैं क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या 180 इसका आंसर हो सकता है? देखो 180 से 18 भी कट जाएगा, 180 12 से भी कट जाएगा, 180 15 से भी कट जाएगा, लेकिन 16 से नहीं कटेगा, तो ये आंसर इसका नहीं हो सकता। क्या 900 हो सकता है? देखो 900 किससे कट जाएगा? आपका जो 900 होगा वो 12 से भी कट जाएगा, जो 15 से भी कट जाएगा, 18 से, लेकिन 16 से नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसको चेक करके देखो, ये 12 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। क्या 15 से कट जाएगा? देखो 15 नंबर 135 होते हैं, बचेंगे कितने हमारे पास? 15 नंबर 135, 9 बचेंगे, 15 छक्कर 90, 15 से भी कट जाएगा, 16 से कट जाएगा, 16 100 कितने होते हैं? 16 नंबर 144, 16 से भी और 18 से भी। यानी केवल और केवल आपके पास यही एक ऑप्शन है जो सबसे कट जाएगा, और जो सबसे कट जाता है वही उसका एलसीएम होता है, और यही आपके पास आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है? 12। जब हम लंबी विभाजन विधि से दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक निकालते हैं तो गणना करो कि अंतिम विभाजन 2 होता है और क्रमिक भागफल पहले से अंतिम तक जो है 2, 4 और 2 होते हैं, जो भागफल है। इन दोनों संख्याओं का आपका संख्याओं को निकालना क्या होगा? बिल्कुल जैसा क्वेश्चन मैंने आपको कल कराया था ना, वैसा ही क्वेश्चन है, आपको करके बताना कैसे होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है? 13। नीचे दिए गए द्विघात समीकरण को हल करें और m और n के बीच का संबंध आपको बताना क्या होगा। m और n के बीच का संबंध आपको बताना क्या होगा। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को आपको बताना है। ये क्वेश्चन कैसे होगा? आसानी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं और इसको बता भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास जो है, इसको आपको समझना है। देखो ध्यान से समझेंगे। अगर मैं इसके बात करता हूँ दोस्तों, अगर मैं इसके मूल की बात करता हूँ, मूल की अगर मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करूँ तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस के, देखो ये कितना होता है? 7 या 21, तो 7m हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 3m, और प्लस हो जाएगा 21 बराबर हो जाएगा दोस्तों 0। यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? देखो m -7 आ जाएगा, और एक आ जाएगा आपके पास कितना? m-3 आ जाएगा। समझ गए आप बात को? ये जिसके दो मूल हो जाए। ऐसे ही अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो इसके कितने आ जाएंगे? ये हो जाएगा आपके पास n स्क्वायर माइनस के 56 है ना, तो 7 8 56 हो जाएगा, 7 n हो जाएगा, माइनस के 8n हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 50n। 56 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो एक हो जाएगा n-7, और एक हो जाएगी दोस्तों n माइनस कितना? n-8 हो जाएंगे, ये दो हो जाएगी वैल्यू। तो आपको बताना है क्या? देखो आपकी दो n की दो वैल्यू आ गई, कौन कौन सी आ गई? एक आ गई 7 और एक होगी 8। m की आपकी दो वैल्यू होगी, एक क्या होगी? एक होगी 7, एक होगी 3। तो m क्या हो सकता है? m देखो एक केस में m n के बराबर हो सकता है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन जरूर होगा। और एक केस में n बड़ा हो सकता है, किससे? m से, तो n बड़ा हो सकता है m से, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है? प्रश्न नंबर है आपका 14। ये आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से समझना है और बताना है। 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका, और ध्यान से समझना है आपको इसको, और करके बताना है। हाँ जी, बताओ। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और ए बी सी वृत्त की परिधि पर बिंदु है। कोण ए बी ओ बताना, कोण ए बी और ओ, ये वाला कोण आपको बताना है, ये वाला कोण क्या होगा? ये कोण आपको बताना है, ये कोण आपका क्या होगा? देखो ध्यान से समझेंगे। अगर वृत्त के केंद्र पे जो बना हुआ कोण होता है ना दोस्तों, वृत्त के केंद्र पे जो बना हुआ कोण होता है, वो वृत्त की परिधि पे बना हुआ कोण का 2 गुना होता है। तो इसमें आपको समझना है कि जो एंगल आपका बी ए और सी होगा, ये बराबर होगा किसके? 1/2 एंगल, एंगल बी ओ और सी के बराबर होगा। ये आपको समझना है। जो आपका एक चाप पे जो बना हुआ जो कोण होता है परिधि पे, वो केंद्र पे बना हुआ कोण का आधा होता है। ये बात मैंने आपको बताई है। तो इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास एंगल बी ए और सी निकल के आ जाएगा, वो हो जाएगा 80। ठीक है, क्योंकि ये 160 है, 160 का अंदर आधा हो जाएगा 80। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है दोस्तों, जो एंगल ए ओ, जो एंगल आपका ओ
ओ ए और सी जो है ना, एंगल ओ ए और सी जो है, ये वाला जो एंगल है आपका, ये वाला एंगल, और जो एंगल आपका ओ सी ए है, ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये वाली जो रेखा है ना दोस्तों, ये वाली जो दोनों रेखा है, ये दोनों इसकी वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। और दो रेखाओं से जो कोण बनता है वो समान होता है। यानी ये वाला जो कोण हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 55 डिग्री। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। और दूसरी बात क्या है, अगर ये 55 है और ये टोटल कितना है, ये टोटल एंगल कितना 80, तो मैं क्या ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ? आप मुझे बताओ, ये वाला एंगल बता सकता हूँ, बहुत आसानी तरीके से बता सकता हूँ। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। आपको समझ में आ गई होगी बात, ये 25 हो जाएगा। अब दूसरी बात क्या है, अगर ये वाला एंगल 25 है तो ये वाली रेखा दोस्तों, ये वाली रेखा बराबर ही तो है भाई, ये वाली दोनों बराबर ही तो है। ये वाली क्या है हमारे पास, ये आर है, आर यानी कि त्रिज्या है। तो ये एंगल कितना निकल के आ जाएगा, ये एंगल भी आपका 25 निकल के आ जाएगा। आपको अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई होगी। आंसर हो जाएगा आपका 25 डिग्री। 25 तो दो ऑप्शन में है, 25 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। एंगल एंगल आपको ए बी ओ बताना ना, तो ये आपका 25 हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका कौन सा है? प्रश्न नंबर है आपका 16। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको दोस्तों कराया भी है, जब मैंने आपको 3D कराया था तब मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था। उम्मीद करूंगा आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, तो अच्छे तरीके से इसको कर भी पाएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? ये क्वेश्चन नंबर है आपका 16। इसको ध्यान से समझना आप और करने की कोशिश करना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 16। ध्यान से समझना आपको इसको। देखो, आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर भुजा, इसके पेन की थोड़ी सी निब छोटी कर लेता हूँ। 10 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग, जो एक वर्ग है ना, ये वाला जो वर्ग है आपका, ये वर्ग के अंदर बना हुआ है दोस्तों। ध्यान से समझना, ये बात ध्यान से आप सबको समझनी है। ये वर्ग के अंदर बना हुआ है, ठीक है? ये वर्ग है, ये बाउंड्री कट गई जब मैंने इसको क्रॉप किया तो। चलो, ये वर्ग के अंदर बना हुआ है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दिए गए वर्ग में, जो पैमाने के अनुसार नहीं खींचा गया, ऐसा कुछ नहीं है। हर सिरे पर मध्य बिंदु बनाते हुए चार एक चौथाई गोले बनाए जाते हैं। ये एक चौथाई गोले वर्ग में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको बताना क्या हो। देखो, ध्यान से समझना है आपको। मैं छोटा सा आपका इसका डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये एक्चुअल में डायग्राम था क्या, मतलब ये क्वेश्चन तो यही है। आपको एक्चुअल में जो बताया हुआ है ना, वो क्या है? ये बताया हुआ जो है, इसको समझ लेते हैं। ये दोस्तों एक वर्ग है आपका, एक वर्ग, ठीक है? इसने बोला है ये वर्ग जो है ना, इस वर्ग से, ये वर्ग का केंद्र हो जाएगा। इस वर्ग से आपको बताया गया है कि जो आपका त्रिज्या है, इस वर्ग से यहाँ की जो त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या होगी एक, एक वृत्त की त्रिज्या ये हो जाएगी, एक वृत्त की त्रिज्या यहाँ से ये हो जाएगी, और एक हो जाएगी ये दोस्तों, और एक हो जाएगी आपकी ये। समझ में आगे बात? और चारों वर्ग आपको बनाए गए हैं, चारों। इसने बोला ना कि चार इसको क्या बनाए गए हैं हमारे, चार बनाए गए हैं क्या, चार बनाए गए हैं व्रत, ठीक है? चार गोले बनाए गए, सॉरी। अब आप इन चारों गोलों को बनाओ, इस तरीके से आप इन चारों गोलों को बनाओगे। मैं शायद बना नहीं पा रहा हूँ। इस तरीके से आप जब इनको बनाओगे ना, ये तरीके से आप इसको बनाओगे, और ऐसे ही आप इसको बनाओगे ये, ठीक है? और ऐसे ही आप इसको बनाओगे, ये इस तरीके से नहीं बन पाएगा। अ, मैं बना नहीं पा रहा हूँ दोस्तों। इस तरीके से बनेगा दोस्तों, इस तरीके से। कोशिश करके देखता हूँ, अगर नहीं बना सही तो कोई बात नहीं। ये इस तरीके से दोस्तों, कुछ कुछ इस तरीके से बनेगा ये इस तरीके से बनेगा ये। और ये जो पार्ट है ना बीच वाला, देखो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ।
इस कलर से कर देता हूँ। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाले जो पार्ट है आपके, यही पार्ट दिए हुए हैं, ये हम यही पार्ट दिए हुए हैं। समझ पा रहे हो बात को? यही पार्ट आपको दिए हुए हैं। तो ज़्यादा आर्टिस्ट नहीं बनते, क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, शायद आप इसको समझ पाए होंगे। ये एक्चुअल में इस तरीके से बनता है, और इसका जो ये वाला छायांकित पार्ट है ना, ये जो पार्ट है इसका छायांकित, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो आपको सिंपल सा तरीका बता देता हूं मैं। इसकी भुजा कितनी है? इसकी भुजा है वर्ग की 4। ये बात आपको समझ में आ गई हो। और वर्ग की अगर भुजा 4 है दोस्तों, तो इसका विकर्ण आपको पता होगा। इसका विकर्ण जो होता है वर्ग का, वो होता है, अगर वर्ग का विकर्ण की बात करता हूँ, विकर्ण, विकर्ण की अगर बात करता हूँ, विकर्ण यानी कि क्या होता है? विकर्ण होता है आपका डायगोनल। विकर्ण की अगर मैं बात करता हूँ, तो विकर्ण होता है आपका a√2 होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। और विकर्ण जो होगा वो इन वृत्त की क्या हो जाएगी? इन वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ये वृत्त की त्रिज्या ही तो है, और विकर्ण का आधा इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। जो आपका वर्ग होगा, जो गोला होगा, सॉरी माफी चाहूंगा दोस्तों, ये वृत्त जो आपका होगा ना, ये इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी, आपकी त्रिज्या, ये त्रिज्या हो जाएगी आपकी a√2/2। यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 10√2/2 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा √5, सॉरी √2√5, माफी चाहूंगा, 5√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5√2। ये हो जाएगा आपका 5√2 हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई हो। अब मुझे आप बताएंगे कि छायांकित पार्ट का हमें क्या निकालना है? इस छायांकित पार्ट का हमें निकालना है दोस्तों क्या? इस छायांकित पार्ट का हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो आपको सबसे पहले बात समझनी पड़ेगी, जो छायांकित क्षेत्र है वो 4 खंडों से मिलकर बना हुआ है। और जो 4 खंड का क्षेत्रफल है, वो 4 खंड का क्षेत्रफल क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल है। और जो बाकी क्षेत्रफल होगा उसको माइनस कर देंगे। देखो ध्यान से समझेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल को इसमें से माइनस कर देंगे। तो चारों खंड का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया ये हो जाएगा आपका चारों खंड का क्षेत्रफल 4 गुणा, अब क्योंकि ये कितना एंगल बनाएगा? ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो 90 डिग्री अपॉन कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई हो जाएगा, आर कितना आपको दिया हुआ है? आर दिया हुआ है 5√2, मल्टीप्लाई 5 पंजे 25, √2 का मतलब 2 हो जाएगा। और इसमें से माइनस कर देंगे हम क्या? जो वर्ग का क्षेत्रफल है उसका स्क्वायर माइनस कर देंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर को माइनस कर देंगे। आप जब इसको सोल्व करने जाओगे, आपका इसका सही उत्तर आ जाएगा 9 चौक 36 से पूरा पूरा कट जाएगा दोस्तों। और पाई हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा आपके पास कितना? आप इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कितना हो जाएगा ये? 25 दूनी 50 हो जाएगा, यानी कि 50 पाई माइनस कितना हो जाएगा? 10 ढाई कितना हो जाएगा? 100। तो 50 पाई 10 ढाई 100 हो जाएगा। ये आपके पास सही उत्तर हो जाएगा, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, यही बिल्कुल एज इट इज आपका यही सही उत्तर है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, इसमें समय तो थोड़ा सा लगा, लेकिन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ये पाई है, यहाँ पे ध्यान से समझना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, इसमें क्या था दोस्तों? ये जो वर्ग है ना आपके, ये वर्ग जो बनता है, एक वर्ग खंड बनता है। और इस वर्ग को आपको, इसके जो ये घिरा हुआ पार्ट है ना, इसका आपको क्षेत्रफल बताना था, इसका क्षेत्रफल। और इसका क्षेत्रफल मैंने आपको कैसे बताया? ये 4 खंड बने हुए हैं, और ये जो 4 खंड होंगे दोस्तों, ये 4 खंड मिलाकर एक वर्ग बना रहे होंगे पूरा। मिलाकर एक क्या बना रहे होंगे? व्रत बना रहे होंगे। तो उस व्रत का क्षेत्रफल आपको माइनस कर देना है वर्ग के क्षेत्रफल से, बस यही आपका सिंपल तरीके से आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका कौन सा है? प्रश्न नंबर है आपका 16। 16 नंबर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना, करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ए सेंटीमीटर भुजा वाले, ए सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन और ए सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के पिरामिड का आधार, पिरामिड की त्रिज्या, सॉरी पिरामिड की ऊंचाई में, ऊंचाई ए सेंटीमीटर है, ये ए है, बे नहीं है, ए है, माफी चाहूंगा, ये ए है दोस्तों, ए सेंटीमीटर है, ए सेंटीमीटर है। उनके आयतन का अनुपात बताना, क्या होगा उनके आयतन का अनुपात? बताओ कैसे बताएंगे? मैंने आपको पिरामिड के क्वेश्चन कराए हैं, उम्मीद करूंगा आप इसको बता पाएंगे। देखो ध्यान से समझो, एक आपको घन दिया हुआ है। ये घन कैसा होता है आप इसको बना के दिखाएंगे। ये घन हो जाएगा दोस्तों आपका। घन किससे बनता है? घन बनता है वर्ग से। ये घन होता है, ठीक है। इसकी सारी की सारी भुजाएं क्या होती है? समान होती हैं। ये आपका घन आकार का एक पिरामिड है, ठीक है। और एक है आपका एक त्रिभुजाकार का पिरामिड। ये त्रिभुजाकार का पिरामिड है। मैं उम्मीद करूंगा इसको बना पाऊं और आप इसको समझ पाओ, ठीक है।
मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों इसको आप समझ पाओ और इसको बना पाओ। ये हो जाएगा आपका, इससे मिल जाएगी भुजा, ये आपकी इससे मिल जाएगी, ये आपकी इससे मिल जाएगी और ये आपकी मिल जाएगी दोस्तों इससे। ये हो जाएगा आपका एक त्रिभुजाकार, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एक पिरामिड, ठीक है। आपको बताना है कि इसके अनुपात का वो क्या हो जाएगा, इसके अनुपात कितना हो जाएगा। देखो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई आपको ए दी हुई है, ठीक है। और आपका इसका आधार कितना दिया हुआ है, ये भी ए दिया हुआ है। और इसको भी ऐसे ही बताया हुआ है, इसकी ऊंचाई भी ए दी हुई है और इसका आधार भी ए दिया हुआ है। ये बात आपको समझ में होगी। तो सिंपल तरीके से इसका अनुपात क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से आपका इसका आंसर हो जाएगा क्या, घन का अनुपात कितना होता है, घन का आयतन कितना होता है, ए की पावर 3। और इस पिरामिड का त्रिभुजाकार का आयतन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 3 मल्टीप्लाई इसकी हाइट हो जाएगी एच, ठीक है। और ये बराबर कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से समझेंगे, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, एच की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, हाइट, हाइट भी आपको ए दी हुई है। तो आप इसका आयतन जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटे, ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू भी ए है और ये 3 पहुंच जाएगा ऊपर। तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा, देखो ए से ये कर जाएगा पूरा पूरा, ये हो जाएगा 3:1। तो 3:1 आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, 17। 17 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। और गुणोत्तर श्रेणी जीपी के पदों का योग जो है, उसकी गुणोत्तर श्रेणी जीपी के प्रथम 11 पदों के योग के बराबर है। प्रथम 15 पदों का योग 1200 दिया हुआ है। गुणोत्तर श्रेणी में 21 व पद क्या होगा, ये आपको बताना। क्या बता सकते हो आप इसको, बताओ। अगर आप इसको बता सकते हैं तो आप इसको कोशिश करना जरूर बताने की दोस्तों, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है दोस्तों सेट थ्योरी का, और क्वेश्चन नंबर है आपका 18 नंबर प्रश्न है आपका, और अच्छे तरीके से आपको ये समझना है और बताना है। देखो जी, क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर है आपका 18। आपको दिया गया है, आपको दिया गया है दोस्तों, आपको दिया गया है जो ए है, जो सेट ए है वो बिलोंग्स करता है किससे, वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर एन से। समझ गए आप बात को। और ए एन जो आपको दिया हुआ है, ए एन, ये ए एन जो आपको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है दोस्तों बराबर है आपका ए एक्स और एन दिया हुआ है। आपको बताना है कि 3n और ये समझ दो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन 5n की वैल्यू। तो सिंपल तरीके से अगर मैं बात करता हूँ, इसका मतलब क्या है, 3n का 3 मतलब n का मतलब है दोस्तों 3 का मल्टीपल n, 3 का मल्टीपल n यानी कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में जो 3 के मल्टीपल है वो बताने। तो नेचुरल नंबर में 3 के मल्टीपल 3n कितना हो जाएगा, आप मुझे बताएंगे। ये 3n बराबर हो जाएगा भैया 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 12, और इसी तरीके से आपका आगे तक चलता रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से 15 हो जाएगा और आगे आप तक चलता रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। मैं इसको थोड़ा सा पीछे करके लिख देता हूँ जिससे आपको सारी चीजें एक तरीके से क्लियर हो जाए। देखो 3n की बात कर रहे हैं तो 3n बराबर कितना हो जाएगा, 3n बराबर हो जाएगा आपका सारे नेचुरल नंबर जो 3 के मल्टीपल है, 3,6,9,12,15,18, ठीक है। इसी तरीके से अगर 5n की बात करूं तो 5n बराबर कितना हो जाएगा, 5,10,15,20,25, और इसी तरीके से आगे तक चलते जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। आपको बताना है यूनियन का, आपको क्या बताना है, आपको बताना है यूनियन। तो यूनियन कैसे निकालेंगे, सॉरी इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो आपको बताना है 3n इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन 5n। तो कैसे बताओगे, 3n और इंटरसेक्शन 5n के, यानी कि इसमें जो मल्टीपल होंगे देखो 15 होगा, और आगे चल के इसमें 30 आएगा तो आगे चल के इसमें भी 30 आएगा, यानी 15 हो जाएगा, कोमा 30 हो जाएगा, कोमा कितना हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा बोलो, 45 हो जाएगा, और इसी तरीके से आपका ये चलता रहेगा। तो आप मुझे ये बताएंगे ये कैसा नंबर है, क्या ये 15 का मल्टीपल है कि नहीं है, और ये नेचुरल नंबर है कि नहीं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15, एंड इसका आंसर हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको बताना, तो सिंपल तरीके का क्वेश्चन था बस। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर, इसको ध्यान से समझेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 पुरुषों और 4 महिलाओं में से, 8 पुरुषों और 4 महिलाओं में से आपको बताना है, 8 पुरुषों 4 महिलाओं में से 4 पुरुषों और 2 महिलाओं की एक टीम का चयन करना है। अगर एक व्यक्ति विशेष और एक महिला विशेष हमेशा ही टीम में रहती है तो संभवतः इसकी क्या संख्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक है।
ये क्वेश्चन आपका 19 नंबर है और 19 नंबर क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। देखो ध्यान से समझिए दोस्तों, आपको बताना है कि 8 तो आपके पास पुरुष हैं, 8 कौन है आपके पास मेन, और आपके पास 4 कौन है वुमेन है। इसमें से आपको कितने व्यक्ति लेने हैं? 4 तो पुरुष लेने हैं और 2 क्या लेनी है? महिलाएं लेनी है। तो सिंपल तरीके से आप मुझे बताएंगे, इसमें से एक व्यक्ति तो हमेशा चुना जाएगा, तो एक व्यक्ति अगर हमेशा चुना जाएगा तो 7 व्यक्ति बचे, और 7 में से हमें कितने व्यक्ति चुनने हैं? 3 व्यक्ति चुनने हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। और इस महिला में से भी एक महिला विशेष चुनी जानी है, तो 3 महिलाएं बची, और 3 महिलाओं में से दोस्तों कितनी महिलाएं चुननी है? 3 महिलाओं में से एक महिला आपको चुननी है। 3 महिलाओं में से एक महिला आपको चुननी है, और ये कैसे चुननी है? सारी की सारी चुननी है। तो कैसे कर देना है? इनका मल्टीपल कर देना है। तो मल्टीपल करेंगे तो कैसे आ जाएगा बोलो? 7 कितना हो जाएगा? 7C3। ये कितना हो जाएगा? 7C3, और मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों 4C1। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7 × 6 × 5। ठीक है, और नीचे हो जाएगा दोस्तों, जब आप इसको सोल्व करोगे 3 × 2 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा बोलो? आंसर हो जाएगा आपका कितना? और मल्टीप्लाई आपका यहाँ से कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आप इसको क्या करेंगे? जब सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बोलो? आपका आंसर आ जाएगा कितना? ये 6 से कट जाएगा, 5 × 15 105 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 105 आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। जब इसको आप सोल्व करोगे तो 105 आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, और प्रश्न नंबर है आपका 20, और आखिरी प्रश्न ये आपकी क्लास का रहने वाला है, और डीआई का क्वेश्चन ध्यान से आपको समझना है। डीआई का प्रश्न है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसको समझना है बहुत आसानी तरीके से। ठीक है जी, बहुत आसानी तरीके से आपको इसको समझना है। देखो ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। देखो, आपको बताया गया है एक स्कूल में कक्षा ये 9 के छात्रों के 4 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी है। दोनों परीक्षाओं में से किस सेक्शन में उत्तीर्ण प्रतिशत सबसे अधिक है, ये आपको बताना है। ठीक है जी, देखो दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्र कौन से हैं? ये है 28। सेक्शन में आपके बी में है 23, सेक्शन सी में है 17, और सेक्शन डी में है 27। ये बात आपको समझ में आ गई है। और आपको बोला गया अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण लेकिन वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र को कितने हैं? ये इस तरीके से दिए हुए हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण लेकिन वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र कितने दिए हुए? इस तरीके से दिए होंगे। आपको बोला गया दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र, और आपसे क्या पूछा गया? दोनों परीक्षाओं में किस सेक्शन में उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत सबसे अधिक होगी? तो देखते ही आप आंसर बता दोगे डी सेक्शन, क्योंकि 76 सबसे ज्यादा इसमें ही है। तो आंसर हो जाएगा डी। पर देखने का सवाल था और कुछ नहीं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आंसर आपका आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे कुछ नहीं चलना दोस्तों, कुछ आपकी ये क्लास खत्म हो जाती है। 20 क्वेश्चन आपके हुए हैं। आज थोड़ा सा समय लगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन में आपको बताना बहुत जरूरी था, कॉन्सेप्ट समझाना बहुत जरूरी था। मैं उम्मीद करूंगा 20 में से आपके 20 के 20 क्वेश्चन अगर सही नहीं हुए, कोई बात नहीं, आप जितने क्वेश्चन सही हुए आपको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना है, और कैसी लगी क्लास आपको जरूर बताना है। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है @maths247। आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, और वहां से आप इसकी पीडीएफ देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।